था वो कब्जा हमें वापस चाहिए। इसके लिए बुद्ध की शिक्षाओं को छत्रपति शाहू जी महाराज जी ने आगे बढ़ाया। तो मैं नमन करती हूँ तमाम महापुरुषों को जिन्होंने बुद्ध की प्रेरणा लेकर के अपना पूरा जीवन कुर्बान किया और हम सबको यहाँ तक पहुँचाया। बुद्ध एक बड़े मिशनरी के रूप में दिखाई देते हैं कि जैसे कोई भी संगठन बनता हो, जैसे भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ बनाया तो लड़ाई हो जाती है ना बहन जी, घरों में लड़ाई हो जाती है, सास बहू में लड़ाई हो जाती है, जेठानी देवरानी में लड़ाई हो जाती है, ननद भौजाई में लड़ाई हो जाती है। तो लड़ाई होती है तो उसके बाद क्या होगा? तो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है, बात उस तक पहुंचाई जाती है और उसके बाद सास तक पहुंची बात कि भैया क्या हुआ, देवरानी जेठानी में झगड़ा हुआ, सास तक बात पहुंची, सास ने कहा बेटा तुम नहीं मान लो, तुम बड़ी हो, छोटी वाली को कहते बेटा तुम नहीं मान लो, तुम छोटी हो। वो सास अपने स्तर पर निकारा करने की कोशिश करती है और जब सास नहीं निकारा कर पाती तब क्या होगा? बात ससुर तक पहुंचती है और जब ससुर भी नहीं निकारा कर पाए तो दोनों के आदमियों को बैठाया जाता है, सास ससुर को बैठाया जाता है और घर के और कोई भाई बहन होते हैं उनको भी बैठाया जाता है, सबके सामने बात किया जाता है, सुना जाता है। बुद्ध यही बात अपने भिक्षु संघ में करते थे कि अगर कोई भिक्षु से गलती हो जाए तो भिक्षु आके उसका कहने का कन्फेशन करे, उसको स्वीकार करे और फिर अगर तब भी बात न बने तो बुद्ध एक पूरा गणतंत्र वाली व्यवस्था थी कि 10 भिक्षुओं का ग्रुप था, उसमें बात रखी जाती थी और फिर उसके बाद एक बड़ा ग्रुप था, उसमें बात रखी जाती थी। तो बुद्ध के हमें तमाम रूप दिखाई देते हैं। बुद्ध एक मिशनरी के रूप में हमको दिखाई देते हैं, बुद्ध एक राजनीतिक रूप में हमको दिखाई देते हैं। बुद्ध कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जब वो कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तो एक बड़ा संदेश देते हैं कि जिनको वंचित रखा गया, जिनको भागीदारी नहीं मिली, उनके भागीदारी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और फिर जब बुद्ध कहते हैं शासकों को निर्देश देते हैं कि शासक को कैसे, एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, तो कहते हैं कि देश की सीमा पे एक बड़ा वॉच टावर होना चाहिए, देश की सीमा पे एक बहुत बड़ा टावर बना होना चाहिए, वहां पे कुछ लोग बैठे होने चाहिए सुरक्षा के लिए जो देखते रहे कि कोई दुश्मन तो नहीं आ जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि एक बाईपास रोड होना चाहिए, जैसे आज रिंग रोड है वैसे एक बाईपास रोड होना चाहिए, उपपथ होना चाहिए बाहरी सीमा पे, जिससे कि कभी कोई आक्रमण हो जाए तो आपको अस्त्र और शस्त्र ले जाने में आसानी हो। ऐसी तमाम बातें जब बुद्ध कहते हैं तो क्या आपको और हमको ये नहीं लगता कि बुद्ध एक अच्छे शासक भी हो सकते थे? बुद्ध ने उस शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो उपाय बताए, ये सारा शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम क्या आपको मान्यवर कांशीराम में नहीं दिखाई देता, छत्रपति शाहू जी महाराज में नहीं दिखाई देता, महात्मा ज्योतिबा फुले में नहीं दिखाई देता? बुद्ध केवल बुद्ध होने तक सीमित नहीं है, बुद्ध एक बड़ी विचारधारा है, बुद्ध एक विचार है, एक क्रांति है। वो क्रांति कैसी है कि एक चूहा अगर बिल्ली होती है या चूहा होता है तो चूहा भी जो है ना पिंजरे में नहीं फंसता आज तक, वो जानता है कि पिंजरा मुझे फंसाने के लिए रखा है। लेकिन हम बुद्ध की बातों को नहीं मानते, इसलिए तमाम पिंजरे जो है हर साल हमारे लिए हर चुनाव के टाइम पे पिंजरा बिछाया जाता है, कभी 5 किलो राशन बांटा जाता है, चुनाव से पहले कभी 2,000 5,000 रुपया बांटा जाता है, ऐसे तमाम प्रलोभन, कभी मकान बांटा जाता है, हैंडपंप बांटा जाता है और हम तमाम प्रलोभनों में आ जाते हैं। और जिस बात को साहब कांशीराम ने सबसे ज्यादा जोर देकर कहा था कि बुद्ध का शासन तभी लागू हो सकता है जब आपका शासन सत्ता हो, और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि बुद्ध की शिक्षाओं को 100% लागू करने का काम महाराजा अशोक ने किया था, सम्राट अशोक ने किया था। अगर वो बुद्ध की शरण में नहीं जाते तो भारत कभी बुद्ध में नहीं बन पाता। और सम्राट अशोक के शासनकाल में जितना बड़ा निर्माण हुआ, जितना भारत बुद्ध में हुआ, उस सपने को आगे ले जाने का काम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जो एक संदेश दिया बुद्ध की शरण में जाके, और उसके बाद माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि तुम्हें अधिकार दिया बाबा साहब ने, तुम्हें जो अधिकार
लेकिन मेरे प्यारे भाई, ना तो हम बुद्धवादी बन पाए, ना तो हम लेखरवादी बन पाए, ना तो कांशीराम साहब के मिशन के सिपाही बन पाए। हम साहब कांशीराम को पढ़े तो हमारे दिमाग में यही आया, अरे बाबा बाबा ये भी बोलना पड़ेगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा ये बोलना। अच्छा ठीक है, चलिए बोलूं। ये आप लोग के स्पेशलाइजेशन करके दे देते हैं ये लोग, इसीलिए मैंने शुरू में सबसे पहले आप ही बोलते हैं, बोल या ये बोल रहे तो और मैं पहले साहब की बात करूं, नहीं तो फिर वो साहब बहन जी भाइयों, जब साहब ये कहते हैं कि वोट को किसी कीमत में नहीं बेचना, जब साहब ये कहते हैं कि असली संघर्ष वो होता है जो सत्ता की कुर्सी को हिला देता है, तो क्या आप इस बात को अपने आप को तैयार मानते हो कि आप सत्ता की कुर्सी को हिला सकते हो? जो हमारा संघर्ष है वो हमारे आपसी संघर्ष में ही सीमित होकर करते हैं, हमारे आपसी संघर्ष में। कैसे आपसी संघर्ष में? चमार कहता है मैं तुझसे ऊंचा, धोबी से पासी कहता है मैं तुझसे ऊंचा, पासी से अरीब कहता है कैसे हूँ, उसको समझता हूँ, उससे सुनार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, कार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा, लुहार कहेगा मैं तुझसे ऊंचा। हम सारे लोग एक दूसरे से ऊंच नीच में फंसे पड़े हैं, और जो हमको जाति व्यवस्था में बांटा है वो हमारी खोपड़ी पे बैठ करके आज राज कर रहा है। तो ये सारे बातें साहब कांशीराम जब सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें ये सारी बात करते हैं कि तुम हाथी के समान विशाल हो, तुम संख्या तुम्हारी ज्यादा है, वोट तुम्हारा ज्यादा है, राजा तुम्हारा होना चाहिए। गाँव गाँव घूमते हैं बहन जी, पैदल पैदल घूमते हैं, साइकिल साइकिल घूमते हैं, जाने कितने दिन साहब कांशीराम भूखे प्यासे रहते हैं, जाने कितनी रातें बिना सोए काटते हैं, तब जाकर के आपको और हमको उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बना पाए। बहन जी मैं ये कह रही हूँ कि आपको और हमको मुख्यमंत्री बना पाए क्योंकि अकेले लखनऊ में मुख्यमंत्री नहीं बनती थी हमारी बहन जी, यहाँ महाराजगंज में बैठी हमारी बहन मुख्यमंत्री अपने आप को महसूस कर रही। यहाँ तक कि मैं मुंबई गई तो मुंबई में एक हमारे भाई पूछ रहे थे बहन जी अबकी बार अपनी सरकार बनेगी ना? हम कहे सरकार यूपी में बनेगी, आप मुंबई में रहते क्या परेशानी रखो? बोल रहे हैं बहन जी सरकार यूपी में बनती है लेकिन यहाँ मुंबई में भी अधिकारी लोग कर्मचारी लोग हमसे अदब से बात करते हैं, ये हद होती है शासन सरकार। और इसीलिए तो ये नारा दिया गया था साहब के समय में, मिले बुलाया कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये इसी वजह से था जो साहब की चेतना चल रही थी। साहब की चेतना एक जाति तक सीमित नहीं थी, एक वर्ग तक सीमित नहीं थी। एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी को लेकर के जो साहब ने एक बड़ा ताना बाना एक तंबू खड़ा किया था जिसको साहब ने बहुजन नाम दिया था, इसी तंबू को बनाए रखने के लिए आपके और हमारे ऊपर जो साहब कांशीराम जिम्मेदारी छोड़ के गए थे, वो जिम्मेदारी आप और हम क्या अदा कर पा रहे हैं मेरे भाई? खुद से सोचिए कि ना तो आप सही तरीके से साहब के मिशन को भी चला पा रहे, अगर आप सामाजिक परिवर्तन का ही काम नहीं करेंगे। हम इसलिए सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं मेरे भाई, वो सामाजिक
तब एक बेटी उठती है आपकी जैसी और कहती है कि गांव की पाठशाला में आपके ससुर को पढ़ने का अधिकार तो मेरे बाबा साहब ने दिया। तब मैंने उठाई और कहा कि देखिए, जब मेरे ससुर को पढ़ने का अधिकार मेरे बाबा साहब ने दिया तो क्या इसलिए साबित नहीं होगा कि सर से पाँव तक जो मैंने सोना चांदी का गहना पहना है ये मेरे बाबा साहब की वजह से, मेरे ससुर की वजह से नहीं। फिर मैंने उनको एक कहानी बताई जो बाबा साहब की किताबों में हमने पढ़ी थी। बाबा साहब कह रहे थे कि जब सभ्यता की शुरुआत हुई ना बनी, जब शुरू में जब पृथ्वी बनी, औरत आदमी बने, तो औरत आदमी को नहीं पता था औरत आदमी है, लेकिन साथ साथ रहने लगे। औरत आदमी साथ साथ रहने लगे तो लड़ाई होती है ना कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तो औरतों और आदमी में लड़ाई होती है कौन ज्यादा ताकतवर है। ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही, ये बाबा साहब की किताबों में ये बात लिखी हुई है, वो बात नहीं कर रही। लड़ाई हुई तो आप सबको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उस लड़ाई में औरतों ने आदमियों को गिरा गिरा कर मारा और औरतें विजयी हुई, औरतें ताकतवर साबित हुई। तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, अब तुमसे हम ताकतवर हैं तो अब हम लोग ज्यादा कुछ काम वाम नहीं करेंगे, अब आप लोग जाइए बाहर जाके कमाई उमाइए और हम लोग घर में छप्पर वप्पर डाल के बाकी की मुर्गी उर्गी पालेंगे और खाना वाला बनाएंगे, आराम से घर में महारानी की तरह रहेंगे। तो आज भी आदमी लोग बाहर जाके आप नौकरी कर पा रहे हो ना, ये हमारी वजह से, क्योंकि हमने आपको मौका दिया कि आप बाहर जाके नौकरी करो। और जब घर में रह के आप खाना बना रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, आराम से रहती है, ये हमारी अपनी चॉइस थी बेटा, ये बाबा साहब कह रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा समय बीतता है तो आदमी औरत में फिर लड़ाई होने की बात होती है। आदमी कहता है कि ये देखो, औरतें जो है बच्चे जो पैदा हो रहे हैं इन बच्चों को भी हमारा नाम नहीं देती है, बेटी मजबूर है कि बच्चों को भी अपने नाम देती है, अपने पास रखती है। तो पाटिल जी ने कहा एक बार फिर से लड़ाई हो जाए। रामचंद्र भैया कहते हैं ना ना, लड़ाई नहीं होगी, पिछली बार लड़ाई हुई थी, बहुत गिरा गिरा के मारी थी, अब की बात नहीं थी नौकरी में। तो पाटिल जी और रामचंद्र जी दोनों, मैं शॉर्ट करके खत्म कर दूंगी। पाटिल जी और रामचंद्र जी दोनों इस बात को कहते हैं कि भैया हम नहीं लड़ाई करेंगे, बहुत मार खाए थे पिछली बार, लेकिन बोले कि चलो ठीक है, अब की बार ऐसा करते हैं कि ग्रुप में लड़ाई करते हैं। तो औरतों को नहीं बताया गया, चार आदमियों ने एक एक औरत को घेर लिया। एक औरत एक आदमी से तो लड़ सकती है, दो आदमी से तो लड़ सकती है, लेकिन चार आदमी से नहीं लड़ सकती। हेलो, आप लोग थोड़ा धैर्य रखें और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचार को सुनते ही जाएं। आप समाज पदाधिकारी हैं, आप नहीं बोल रहे मेरे भाई। अगर यहाँ किसी सत्संगी बाबा का सत्संग करना होता तो भूखे प्यासे रह लेते, चाहे इतनी देर बीवी को भी लेके बैठ लेते। और इतनी दूर से महाराष्ट्र की धरती से पाटिल साहब आए। मैं खुद पाटिल साहब को सुनना चाहती हूँ, क्योंकि जिसने इतनी बड़ी भारतीय बौद्ध महासभा का पूरा दारोमदार अपने ऊपर ले रखा है और वो कोई 20-25 साल के नौजवान भी नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी इतनी शिद्दत से बैठे हुए हैं। तो आप लोग तो कम से कम इतना सम्मान अपने अतिथि का रख ही सकते हो। और न केवल पाटिल साहब बल्कि आपका तो जनसेवक भी यहाँ बैठा हुआ है। तो जब जनता के सेवक यहाँ बैठे होते हैं तो कम से कम आप लोगों को इतना मान तो इनका तो रखना ही चाहिए ना। हम लोगों का तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहर से गेस्ट आए उनका ध्यान रखना चाहिए। तो बहन जी, मैं आपको बस थोड़ी सी बात कहकर समाप्त कर रही हूँ। इस बार आदमियों ने औरतों को बंदी बना लिया, औरतों को पराजित कर दिया, और इस पराजित करने में औरतों से इतना डर था कि नाक के उसने बड़ा सा कीड़ा लगा दिए और उसको खूंटे में बांध दिए, हाथ में लगा के कीड़े में बांध दिए, गले में पहना के खूंटे में बांध दिए, कमर में पहना दिए, पैर में पहना दिए, पैर की उंगली, हाथ की उंगली, ये सब कर दिए, क्योंकि आदमी औरत की ताकत से डर रहे थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे वो कम होता गया। लोहा से चांदी पे आया, चांदी से पीतल पे आया, पीतल से चांदी पे आया, चांदी से सोना पे आया, और सोना पे आज ये शादी जब होती है तो वो लेके जाता है, दूल्हा की तरफ से जाता है वो सामान, टीका जाता है, नाक वाला जाता है, कान वाला जाता है, वो लेके जाता है, कहता है मैं तुझको बंदी बनाने का पूरा सामान लेके आया हूँ। और लड़कियां सोचती है, दुल्हन सोचती है कि मेरे ससुराल से बड़ा भैया सोना चांदी पर गहना आया। तो ये गहना नहीं था, ये वही गुलामी की निशानी थी। और यही वजह है कि एक औरत को ब्याहने के लिए कम से कम 100 आदमी का बारात जाता है, क्योंकि इनको आज भी इस बात का डर रहता है कि जो बरसों पहले काम हो। नहीं तो शादी 2 लोगों की होती है, 2 परिवारों की होती है, उसमें 100 लोगों का बैंड वाला कट जाता है। तो ये तर्क की बातें हैं, आप जितना जल्दी
कभी सास से गाली मत देना, कोई दरवाजे आ जाए तो प्यार से मोहब्बत से 2 रोटी खिलाना, जहाँ सूखी रोटी खा रही है ये तुम्हारा कहना। भंते जी ने कहा तुम्हारा असली कहना तुम्हारा चरित्र है, ये नहीं कि आदमी दूसरी जगह नौकरी कर रहा और दूसरी जगह नौकरी करी, दोनों किसी किसी को लेकर अपना घूमते हैं। ये 3 कहना लेकर के हम अपने ससुराल गए बहन जी, और हम आज तक बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग भी बहुत खुश होइए। बिना किसी सिंदूर के, बिना किसी बिछुआ के हमारा शादी हुआ और मैं आज भी एकदम स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। माननीय कांशीराम साहब के मिशन को गाँव-गाँव पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ, बाबा साहब की बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रही हूँ। बस मुझे केवल एक बात का अफसोस रहता है कि मैं बहुत होश में थी जब साहब कांशीराम हमको छोड़ के गए, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि चंद्रज्योति पाटिल जी की आंखों से मैं साहब कांशीराम को देख पा रही हूँ, उन तमाम वरिष्ठ साथियों की आंखों से साहब कांशीराम को देख पा रही हूँ। कांशीराम साहब का वो सपना इनकी आंखों में अधूरा पड़ा है, ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो जो समता सैनिक दल के हमारे भाई हैं, जो पीडीएफ के तमाम कार्यकर्ता व्यवस्था संभालने में लगे हैं, उन सबकी वर्दियां, उन सबका अनुशासन आज भी साहब के मिशन को चीख के आप लोगों तक पहुंचा रहा है। वो कह रहा है कि साहब का सपना अधूरा है, जो साहब कांशीराम ने अपना अंतिम भाषण लखनऊ के लक्ष्मण बेला ग्राउंड में कहा था, किसी माई के लाल में दम नहीं है जो कांशीराम को प्रधानमंत्री बनने से रोक सके। 2003 में साहब कांशीराम ने लखनऊ के लक्ष्मण बेला ग्राउंड में जब ये बहार ने कहा था किसी माई के लाल में दम नहीं है कांशीराम को प्रधानमंत्री से बनने से रोक सके, वो सपना तो अधूरा ही रह गया। वो सपना तो अधूरा ही रह गया। छोटे छोटे कैडर कार्यक्रम जो गाँव-गाँव चलते थे वो तो खत्म ही हो गए हैं लगभग। हमें बहुत अफसोस है कि हम साहब को नहीं देख पाए, लेकिन आप सब लोगों की आंखों से साहब को सपने को हम देख पा रहे हैं, और इसीलिए हम दोनों पति पत्नी ने बहन जी तय किया है कि हम साहब को पहले पढ़ करते तो शायद हम शादी नहीं करते, लेकिन हमने शादी कर ली। हम दोनों ने ये तय किया कि हम अपना कोई परिवार नहीं बनाएंगे। 13 साल हो गए शादी को, हम आज तक अकेले ही, हमारे पास कोई परिवार नहीं है। हम अपने घर भी नहीं जाते, अपने माँ बाप के पास भी नहीं जाते, ना ये जाते थे ना हम जाते। हमारे माँ बाप को हमसे मिलना होता है तो ऐसे ही किसी कार्यक्रम में आके हमसे मुलाकात है। हमने ये तय किया है अपने नाम पे कोई धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, मकान कुछ भी नहीं रखना। हमारा जो कुछ भी है वो हमारे महापुरुषों का देन है। हम नौकरी कर पा रहे बाबा साहब की, जो सैलरी मिल रही है वो बाबा साहब की, तो वो रुपया पैसा मेरा कैसे हुआ। तो हम लोगों ने तय किया है कि पूरा जीवन हम बहुजन समाज को, जो साहब कांशीराम का सपना है, उसके नाम पे कुर्बान हम कर रहे हैं। और पूरी गर्मी की छुट्टियां हमारे यहाँ 15 दिन की हुई, हम लगातार गाँव-गाँव में 2-2-3-3 मीटिंग इस गर्मी में धूप में लगातार कर रहे हैं। महाराजगंज में रामचंद्र भैया और महेंद्र भैया दोनों लोगों से मेरी विनती है कि मैं महाराजगंज भी आकर के गाँव-गाँव मीटिंग कर सकती हूँ। बस आप लोग एक दिन में 2 गाँव 3 गाँव में मीटिंग स्टार्ट कीजिए, मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लगा करके आपके बीच में आ जाऊंगी और हम लोग गाँव-गाँव फिर चले जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे। हम बहुत जल्दी नौकरी भी छोड़ने के लिए प्लान कर रहे हैं, क्योंकि राजेश सर मैं नौकरी कर नहीं पा रही हूँ और मेरी पत्नी अगर नौकरी कर रही होती है, मेरा
जब तक जान पहचान है इस बहुजन समाज को इकट्ठा, और स्पेशली बहुजन समाज के ये दो जो तथाकथित बड़े हमारे लीडर है, तथाकथित नहीं बहुजन समाज के वो लीडर है, जो दोनों हमारे अखिलेश भैया और हमारी सम्मानित बहन जी, इन दोनों को इकट्ठा करने का, एकजुट करने का काम हमको पूरा करना है। अगर आप इस मुहिम में, इस मिशन में आप हमारा साथ दे सकते हैं तो हम गाँव कैडर मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। बहन जी और अखिलेश का फोटो लगा करके ये इस मिशन को और तेज गति से, साहब का जो सपना था प्रधानमंत्री बनने का, वो सपना इस जन्म में भले नहीं, इस जन्म का मतलब एक पीढ़ी में नहीं, तो उस सपने को अगर जिंदा रखेंगे तो हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी तक हम उस सपने को साकार कर पाए। मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत छोटी बात कर रही हूँ कि हमने टारगेट लिया है कि कम से कम 5 लोकसभा को हम निकाले ही निकाले, क्योंकि इन्होंने शपथ ली है एक भी सीट ना आने की, और हम टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 5 सीटें तो अपनी आए, कम से कम हमारी आवाज लोकसभा में उठाने के लिए हमारे बीच का प्रत्याशी को जरूर पहुंचे। तो ये बुद्ध की सोच है कि सबको जब हम कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कमाए, तो वो कह रहे हैं लोग के कल्याण के लिए सपा और बसपा का एक होना बहुत आवश्यक है। इस मुहिम के साथ देना चाहते हैं तो बहुजन शक्ति प्लेटफॉर्म मुझे बनाने की जरूरत इसीलिए हुई। मैं कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं एक संयोजक हूँ बहुजन समाज की, और इसीलिए मैंने नाम दिया है बहुजन शक्ति। तो वो शक्ति का प्रतीक मेरे मनचंदर भाई है, वो शक्ति का प्रतीक मेरी प्यारी बहनों आप लोगों को, साहब ने अपनी पूरी विरासत है गौरव को सौंप करके गए। उसी से औरतों को अपनी शक्ति का एहसास हो जाना चाहिए। साहब मांझीराम को पता था आगे की बिताऊ है, आगे की बिताऊ नहीं है। साहब को पता था औरतें ही बिताऊ होती है। बुद्ध की सोच को साहब मांझीराम ने कभी किया, उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दिया। अब साहब के सपने को हम औरतों को नहीं करते। बहुत धन्यवाद देती हूँ इस पूरी आयोजक टीम को, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को, चंद्रमोदी पाटिल साहब, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतना देर सुना। वैसे मैं आपको सुन करके ही जाऊंगी, मुझे मतलब मुझे खुद ही लग रहा था कि सर पहले बोल रहे थे, फिर मैं बोलती ताकि मैं आराम से बोलूँ, क्योंकि गाँव का ही काम करते हैं, गाँव में मैं तो आ ही जाती हूँ, लेकिन सर कभी कभी आप आते हैं तो धन्यवाद है। मैं बहुजन शक्ति टीम की तरफ से हमारे देवरिया से आए हुए डीपी बॉल जी, मैं आपसे कहूँगी एक छोटी सी विनती है, डीपी बॉल जी और इधर से रमेश जी और सेक्रेटरी साहब प्रधान जी, आप लोग आ जाए और मैं सर को सम्मानित करना चाहती हूँ बहुजन शक्ति का एक मोमेंटो देकर। तो डीपी बॉल जी और कोई अगर मैं देवरिया से आती हूँ, भैया शायद आए हुए हैं, सुदर्शन जी आए हुए हैं, और मनीषा मैडम आप भी आई हुई है, हाँ मनीषा मैडम आप भी आ जाए, तो साहब को हम लोग सम्मानित कर दें। और पूरी आयोजक टीम को ढेर सारा धन्यवाद, विश्व संघ को भी ढेर सारा धन्यवाद, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय काशी। अभी हम मैडम के विचारों को आप सुन रहे थे। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाऊं उससे पहले मैं शशि भूषण जी, इंजीनियर भारती, प्रवीण कुमार जी, पटेल बनवारी आजाद जी, डॉक्टर केसरी नंदन साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला पहनाना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से कहे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माला पहना करके मैं स्वागत करना चाहता हूं। डॉक्टर केसरी नंदन आप चिकित्सक हैं, अधीक्षक हैं और हमारे बीच में हम लोग समाज के आइकान हैं। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को माला पहना करके आप स्वागत करें। मैं थोड़ा सा दे दूं, फिर उसके बाद बस 2 मिनट आ जाइए। आजम घर से हमारी माँ भी चलती आई है हमारे। 6 मिनट। और मैं राजेश यादव सर को भी बोलूंगी कि प्लीज आप आ जाए। राजेश यादव सर आइए, आजमगढ़ वाले आ जाइए, आगे आ जाइए। महाराजगंज वाले महाराजगंज वालों को सम्मानित कर रहे हैं।
डॉक्टर केसरी नंदन साहब, मुख्य अतिथि जी को माला पहना करते हैं स्वागत करें डॉक्टर केसरी नंदन जी। अब इसके बाद मैं चाहूंगा एक में रामचंद्रन जी आपको भी इंटरप्ट करोगे, एक मिनट आप भी आ जाए, क्योंकि आप लगातार समाज के बीच में लगे रहते हैं और अपना नाम कहीं नहीं होगा। तो मैं इनको 2 मिनट का विश्राम दूंगी, आप भी प्लीज बीच में खड़े हो जाइए। दीजिए पति, एक और दीजिए। ये रामचंद्रन जी को हेलो, शक्ति टीम के ऊपर ये उपासिका लोग क्यों जा रही हैं? आप लोग बैठ जाइए। हमारे संचालक महोदय इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी उपासक लोग हैं, जितनी भी गैलरी में हैं, आप लोग आइए। एस पटेल जी सबको लेकर के आइए, उधर से बैठाइए। 10 मिनट और भी बैठिए आप लोग। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल लेंगे, उसके बाद आप लोग जाइएगा प्लीज। जो लोग भी गैलरी में हैं, गेट पर जो खड़े हैं, आप सबसे निवेदन है कि और थोड़े देर तक और बैठिए। अब तो मौसम ठंडा हो गया है, अभी बहुत सारे